स्टूडेंट्स, आज हम अलग अलग चक्रों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जैव भू रासायनिक चक्र, इसे इंग्लिश में बायो जियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। देखिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी पोषक द्रव्य का प्रवाह चक्रीय होता है। देखिए, परितंत्र में ऊर्जा कैसे होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि किसी भक्षक से लेके अगर वो ऊर्जा जो है मतलब सूरज से अगर निकली है तो जो आखिरी तक का जो भक्षक होता है तो सूरज से सीधा उसमें क्या हो जाती है कि एक ही दिशा में वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेकिन जो पोषक द्रव्य होता है ना, पोषक द्रव्य का जो प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है, यानी साइक्लिक होता है। ठीक है, सर्कुलर होता है। मीन्स जो पोषक तत्व होते हैं ना, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, उनकी अंतरक्रिया होती रहती है, एक दिशीय नहीं होते हैं। प्रत्येक सजीव की वृद्धि के लिए देखो विविध पोषक द्रव्य की आवश्यकता होती है। देखिए, कोई भी प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, उसके लिए हमें पोषक द्रव्य, जैसे मानव को देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, वसा है, जीवन सत्व है, खनिज है, ये सब चीज़ें चाहिए होती है, उससे वृद्धि होती है। तो ये सबके लिए आवश्यक है। दी गई आकृति का देखिए निरीक्षण कर लेना है, उसमें दिए हुए विविध घटकों का अभ्यास करें तथा जैव भू रासायनिक चक्रों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये साइड में देखिए आकृति दिया हुआ है, बोला है आकृति का निरीक्षण कीजिए और उसके बाद में उसका स्पष्टीकरण करने का कोशिश कीजिए। देखिए, परितंत्र में पोषण द्रव्य के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। देखिए, इसको आप टिक करेंगे, जैव भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि परितंत्र में पोषण द्रव्यों को चक्रीय प्रवाह, यानी कि परितंत्र में जो पोषण द्रव्य का जो चक्रीय प्रवाह होता है उसे है जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। उसमें देखिए जलावरण वातावरण अंतरक्रिया है, फिर वातावरण पर्यावरण क्रिया है, फिर जलावरण वातावरण पर्यावरण और शीलावरण, इनकी जीवावरण से होने वाली अंतरक्रिया, और शीलावरण का देखिए पत्थर मिट्टी में रूपांतर। ये तो देखिए ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा उतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये आप लोग जो है ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नीचे आते हैं आप लोग। देखिए, सजीव की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक द्रव्यों को अजैविक घटकों का जैविक घटकों में तथा जैविक घटकों का अजैविक घटकों में रूपांतर किया जाता है। यानी कि देखिए जो पोषण द्रव्य होते हैं, जो पोषक द्रव्य होते हैं, जो देखिए अजैविक घटक से, अजैविक घटक मतलब मान लीजिए कि खनिज है, कोई पदार्थ है तो उसका जैविक घटकों में रूपांतर किया जाता है। फिर अगर कोई जैविक घटक है तो उसका अजैविक घटक में रूपांतर किया जाता है। तो ये अंतरक्रिया वहाँ पे होती है, जैविक से अजैविक और अजैविक से जैविक। यानी उसमें शीलावरण वातावरण जलावरण से मिलकर बने जीवावरण। जीवावरण मतलब जो सजीवों का जो वास्तव्य होता है उसमें शीलावरण वातावरण और जलावरण, ये तीनों से मिलकर जीवावरण बनता है। तो उसके माध्यम से ये चक्र जो है हमेशा ये निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया में देखिए जैविक भूस्तरीय व रासायनिक पोषक द्रव्यों का चक्रीय भवन जटिल मतलब अधिक कठोर होता है, अधिक गहरा होता है, जटिल होता है, तथा वह परितंत्र ऊर्जावाहन स्तर पर निर्भर भी होता है। तो ये इस तरह से जलावरण, शीलावरण और वातावरण, ये तीनों के मिला के देखिए वहाँ पे एक जीवावरण तैयार होता है जिसमें पोषक द्रव्यों की क्रिया जो है वहाँ पे चलती रहती है। और जो पोषक द्रव्य होते हैं सभी सजीवों के लिए आवश्यक होते हैं। और ये पोषक द्रव्य का जो चक्र होता है वो जो क्या होता है कि चक्रीय होता है, एक दिशीय नहीं होता है। और ये चक्रीय होना आवश्यक है, क्योंकि पोषक द्रव्य अगर एक दिशीय है तो फिर बाकी सजीवों को वहाँ पे नहीं मिलेगा, फिर ये चक्र वहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए वो चक्रीय होना उसका बहुत आवश्यक है। तो उसमें से देखिए जैव भू रासायनिक चक्र के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है देखिए वायु चक्र। वायु चक्र में क्या होता है, देखिए प्रमुख अजैविक गैसीय पोषक द्रव्यों का संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। देखिए अजैविक गैसीय पोषक द्रव्य, जो अलग अलग प्रकार के गैसेस होते हैं, तो गैस भी एक प्रकार के क्या है, पोषक द्रव्य है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब हमारे लिए क्या है, आवश्यक तो है। तो ये देखिए क्या हो जाता है कि इसका संग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में पाया जाता है। सेकेंड देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाष्प इत्यादि का भी उसमें समावेश होता है। तो नाइट्रोजन से जैसे मैंने बताया परिचित है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सभी गैसों से आप लोग परिचित है। तो इनका समावेश भी क्या होता है, वायु चक्र में होता है। सेकंड देखिए अवसादन, जिसको हम बोलते हैं भूचक्र।
प्रमुख अजैविक पोषक द्रव्य का संग्रह पृथ्वी पर देखिए मृदा, मृदा मीन्स होता है मिट्टी, अवसाद व अवसादी चट्टानों में पाया जाता। अवसाद मीन्स वही भूचक्र, मतलब जो जमीन से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। सेकंड देखिए यहाँ पे आयरन, आयरन मीन्स लोह, फिर कैल्शियम, फास्फोरस तथा जमीन के अन्य घटक का भी ये भूचक्रों में क्या होता है, समावेश होता है। तो ये पोषक द्रव्य है जो वनस्पति के लिए भी आवश्यक है और मानव के लिए भी आवश्यक होता है। तो ये परिचय के हिसाब से जैव भू रासायनिक चक्र हुआ। अभी उसके अंदर देखिए हम लोग जो है सबसे पहला उसका जो प्रकार है कार्बन चक्र। देखिए कार्बन हमारे शरीर में भी पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 90% जो है कार्बन पूरे विश्व में हर जगह पाया जाता है। एक ऐसा एकमेव तत्व है जो हम साइंस 1 में सेकेंड सेमिस्टर में पार्ट 13 में पढ़ेंगे, जिसका एक अलग से पार्ट है, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। उसके बारे में हम सेकेंड सेमिस्टर में बात करेंगे। तो देखिए कार्बन साइकिल क्या होता है। कार्बन के वायुमंडल के सजीवों तक और सजीवों की मृत्यु पश्चात पुनश्च वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तथा पुनर्चक्रीकरण को कार्बन चक्र कहते हैं। इसे आप पूरा अंडरलाइन करेंगे। देखिए वायुमंडल से लेके सजीवों तक और सजीव के मरने के बाद में फिर से वायुमंडल तक। देखिए वहाँ पे क्या बताया गया है, वायुमंडल से कहाँ जाएगा, सजीव में जाएगा, और जब सजीव मर जाएगा तो फिर से वो कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में। तो ये जो अभिसरण होता है, अभिसरण मीन्स जो लेन देन होता है, इसे हम क्या कहेंगे, कार्बन चक्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन के अजैविक परमाणु का प्रमुख रूप से जैविक अभिसरण और पुनर्चक्रीकरण होता है। इसी कारण कार्बन चक्र एक महत्वपूर्ण जैव भू रासायनिक चक्र है। देखिए प्रकाश संश्लेषण, जैसे हम भोजन में क्या रोटी चपाती दाल चावल वगैरह खाते हैं, बाकी हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, बरोबर। तो उसी तरह वनस्पति भोजन हमारे वैसा नहीं खाती है। वनस्पति को चाहिए प्रकाश संश्लेषण, यानी जो सूर्य प्रकाश होता है ना, उसी माध्यम से वनस्पति का वृद्धि विकास होता है, और उसके साथ साथ वो कार्बन मुक्त करती है वायुमंडल में। वनस्पति क्या करती है, कार्बन अपने अंदर लेती है, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ये एक क्रिया, और उसके साथ साथ श्वसन क्रिया द्वारा जब हम कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तब वो कौन लेता है, अवशोषित करता है, वनस्पति, ठीक है। तो ये सब कार्बन चक्र में कुल मिला के ऐसा कार्बन चक्र है। नेक्स्ट, हरी वनस्पतियां देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतर कार्बोज पदार्थ में करती है तथा वे प्रोटीन तथा वसायुक्त जैसे कार्बनी पदार्थ भी तैयार करती है। जितने भी सारे सजीव वनस्पति को छोड़ के बाकी अन्य सजीव कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ते हैं, तब वनस्पति उसको अवशोषित कर लेती है और उसका रूपांतर जो कार्बोज पदार्थ, कार्बोज मीन्स एक ऊर्जादायी पदार्थ होता है, यानी कि वो हमें एनर्जी देता है। कार्बोज मीन्स क्या होता है, एक हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है, जो वनस्पति के लिए आवश्यक होता है। और जब वनस्पति लेती है तब उसके माध्यम से फिर हमें शुद्ध ऑक्सीजन देती है, और उसी से ऑक्सीजन से ही हमारा जीवन चलता है, जो हम श्वसन प्रक्रिया का लेन देन करते हैं। फिर देखिए शाकाहारी प्राणी देखिए हरी वनस्पतियाँ खाते हैं। शाकाहारी प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं, अर्थात जैविक कार्बन का संक्रमण वनस्पतियों से शाकाहारी प्राणियों तक और शाकाहारी प्राणियों से मांसाहारी। अभी देखिए इसका जो हस्तांतरण होता है मांसाहारी से शाकाहारी और शाकाहारी से मांसाहारी, क्योंकि शाकाहारी वनस्पति खाते हैं, तो वनस्पति से शाकाहारी में और शाकाहारी से फिर मांसाहारी में। तो ये चक्र जो है कार्बन चक्र वहाँ पे क्या होता है, लगातार चलते रहता है। फिर शाकाहारी प्राणी से मांसाहारी प्राणी तक और मांसाहारी प्राणी से सर्वोच्च भक्षक प्राणियों की ओर जाता है। देखिए मांसाहारी वनस्पति से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, और मांसाहारी से देखिए सर्वोच्च भक्षक के प्राणी की ओर भी क्या होता है, ये जाता है। तो ये कुल मिला के ऐसा ये कार्बन चक्र वहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे देखिए सूर्य प्रकाश है, वनस्पति द्वारा लिया जाएगा, फिर प्राणी का शोषण ऑक्सीजन किया जा रहा है, फिर वनस्पति शोषण, फिर कारखानों का देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये देखिए पानी का अवशोषण, जीवाश्म ईंधन। तो ये इस आकृति से, ठीक है, तो यही आपको स्पष्टीकरण देना होता है कि कार्बन चक्र क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कार्बन चक्र, आपको इतना ध्यान में रखना है कि कार्बन चक्र है क्या। कार्बन चक्र मंडल वायुमंडल से सजीवों तक जाएगा, और सजीवों के मरने के बाद पुनश्च फिर कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में फिर से वापस आएगा। तो इसे कुल मिला के जो है इसे कार्बन चक्र कहा जाता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में से कुछ आपको डाउट्स रहेगा तब आप मुझे पूछ सकते हैं।